ये जो निकल के आया ये पूरी की पूरी इक्वेशन होमोजेनाइज हो गई है, यानी डिग्री 2 बन गई है सारी की सारी। अब मुझे एक छोटे से क्वेश्चन का जवाब, इधर ध्यान देंगे सब लोग फिर दोबारा। ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन था ये डिग्री 2 की होमोजेनियस इक्वेशन है। डिग्री 2 की होमोजेनियस इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? क्या रिप्रेजेंट करती है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी। अब मुझे बताओ यहाँ पर पेयर कौन सी है लाइन जो ओरिजिन से पास कर दी? ओ एंड इट क्लियरली इंप्लाइज जो ये आंसर है, दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन, दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी। खत्म हो गई बात। कोई डाउट है इसमें दोबारा पूछेंगे। ये कंबाइंड इक्वेशन आ गई, पेयर की इक्वेशन आ गई ओ ए और ओ बी की। इस प्रोसेस को होमोजेनाइजेशन कहा जाता है। ओ ए और ओ बी की कंबाइंड इक्वेशन, क्योंकि हमने यहाँ वन की जो वैल्यू निकाली एक्स और वाई की टर्म्स में निकालेंगे। ध्यान रखिएगा जो वन की वैल्यू आ रही है एक्स वाई की टर्म्स में निकालते हैं, एक्स और वाई न्यूमरेटर में होनी चाहिए हमेशा। निकालने में तो हम माइनस एन अपॉन एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू भी वन लिख सकते थे। उसका फायदा नहीं होगा क्योंकि उससे होमोजेनाइजेशन नहीं हो पाएगा कंप्लीट। ओके, क्लियर है सभी को यहाँ तक? किसी को डाउट, इसमें कोई कंफ्यूजन? अब इसके ऊपर एक या दो क्वेश्चन करा रहा हूं और ये चैप्टर खत्म। ठीक है ना? इसी के अंदर में सारी कहानी, थ्योरी में ही सब बातें क्लियर हो गई हैं। अभी क्वेश्चन करा रहा हूं, लिखिए। बोलना शुरू करो। देखो जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, find the value of m if the lines joining the, find the value of m if the lines joining the origin, if the lines joining the origin, lines joining the origin to the points common to, if the lines joining the origin to the points, lines joining the origin to the points common to x square plus y square plus x minus 2y minus m equal to 0 and x plus y equal to 1 and x plus y equal to 1 are at right angles, are at right angles.
आर एट राइट एंगल्स। समझ में आ गया था? मैंने कहा क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से कि एम की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट कॉमन टू दीज टू। लाइंस ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट्स कॉमन टू। ये 2 डिग्री कर्व है। हाँ है, ये रहा। इस 2 डिग्री कर्व को इस लाइन ने दो जगह पे काटा, ए एंड बी। लाइंस ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट्स कॉमन टू दीज टू कर्व्स। इन दोनों कर्व को कॉमन पॉइंट कौन से है? ए और बी। उन पॉइंट को दोनों को क्या कर रहे हो? ओरिजिन से ज्वाइन कर रहे हो। और क्वेश्चन ने क्या बोला? जो लाइंस बन रही हैं ज्वाइन करके ओरिजिन से ए और बी को, उनके बीच में एंगल कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। ये क्वेश्चन ने कहा। क्या आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के वही फील आ रही है जो पहले भी पढ़ा था? होमोजेनाइजेशन वाली फील आ रही है? आ रही है। तो यहाँ पर वन की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, निकालने की जरूरत नहीं। वन ऑलरेडी दिया हुआ एक्स और वाई के टर्म्स पे। तो हम क्या करते? होमोजेनाइज कर रहे हैं। हमने क्या करा? होमोजेनाइज करा। होमोजेनाइज करने का मतलब क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया। एक्स माइनस 2y इंटू वन। वन का मतलब एक्स प्लस वाई, माइनस का m इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है? बहुत बढ़िया। ठीक है। अब ये आपके पास एक होमोजेनियस इक्वेशन आ गई जिसकी की डिग्री 2। इसकी की डिग्री 2 है। ये किसकी इक्वेशन आई? दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन। क्या ये कंबाइंड इक्वेशन है? किसकी? ओ ए एंड ओ बी। ओ ए एंड ओ बी की ये कंबाइंड इक्वेशन है। ज्यादा क्लियर होगी बात? अच्छा। अब यानी ओ ए और ओ बी की इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना है? अच्छा, अब मुझे बताओ, दो लाइंस के बीच में एंगल का फॉर्मूला क्या था? tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। यहाँ पर आप एंगल माइनस साइन को नहीं इस्तेमाल करोगे, आंसर आएगा। लेकिन क्यों जाना बैक ट्रैक के बारे तरीके पे? जब है वाला फॉर्मूला तो लगा सकते हैं ना वो। अच्छा, अब मुझे बताओ यहाँ पर दो लाइंस के बीच में एंगल कितना है? क्या कंडीशन लिख रहे थे? दो लाइंस के बीच में एंगल नंबर दो, a plus b equal to 0 as theta is equal to 90 degree, therefore coefficient of x square plus coefficient of y square equal to 0। x square का कोएफिशिएंट a कहलाता है, y square का कोएफिशिएंट b कहलाता है। x square का कोएफिशिएंट क्या लिखा है यहाँ से? 1 प्लस यहाँ से कितना आएगा x square का कोएफिशिएंट बोलो? 1। यहाँ से कितना आएगा बोलो? माइनस का m। अरे एक्स स्क्वायर इंटू एम विद नेगेटिव, यस और नो? प्लस वाई स्क्वायर का फंक्शन यहाँ से कितना आया? 1। यहाँ से कितना आया? -2। यहाँ से कितना आएगा? -m इक्वल टू 0। कर दो सॉल्व, आ गया आंसर। कितनी देर लग रही? इट टुक अस ओनली अ मिनट टू फाइंड द फाइनल आंसर। और अगर आप होमोजेनाइजेशन ना पढ़े तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन। क्लियर होगी बात? पक्का? लिख लो। अब डन।
एक लास्ट नोट बना करके एक लाइन लिखेंगे। डायग्राम की बोला, देखिए जरा सुन रही। देखो मेरी बात सुनो, बोला शुरू करो। ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है डिग्री टू की, ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, केल्विन और केल्विन। ये मैंने बना दी, दोनों ओरिजिन से पास कर रहे हैं। सही है, ये पॉइंट है ओरिजिन। अब इन दोनों लाइनों का एक ये रहा बाइसेक्टर, उसे कहते हैं B1 इक्वल टू 0। और एक ये रहा दूसरा बाइसेक्टर, जैसे आपने टॉपिक पढ़ा था ना एंगल बाइसेक्टर, याद है? एक एक्यूट बाइसेक्टर था, एक ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर था, दो लाइंस का पढ़ा हुआ है ना। तो ये वही हुई, इन दोनों लाइन का एक बाइसेक्टर B1 है और दूसरा बाइसेक्टर B2 है। B1 इक्वल टू 0 एंड B2 इक्वल टू 0 आर द इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0। L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0 के क्या है, ये बाइसेक्टर्स है। क्लियर होगी बात ये? अच्छा जी। अब आई एम इंटरेस्टेड इन कंबाइंड इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ B1 इक्वल टू 0 एंड B2 इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। B1 इक्वल टू 0 और B2 इक्वल टू 0 की कंबाइंड इक्वेशन क्या होगी, वो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखेंगे। प्रूफ बताया जा सकता है लेकिन काम का नहीं। इनफैक्ट ये भी क्वेश्चन आपको बहुत लीस्ट चांसेस है पूछा जाए, लेकिन एडवांस का एक अच्छा लेवल भी पूछा जाएगा, तब जाकर के चीज पूछी जाएगी। ये पूरे चैप्टर की कोई भी चीज आपसे मेन लेवल के पेपर में नहीं आएगी, ये प्योरली एंड प्योरली एडवांस लेवल का ही है। कायदे से ये डिलीटेड है सिलेबस में से, एल सा पार्ट। क्लियर होगी बात ये? तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाय एच। ये एक इक्वेशन B1 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन B2 इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स इट। क्लियर हो गई बात? पक्का? यानी हम यहाँ ये नहीं निकाल रहे कौन एक्यूट बाइसेक्टर है L1 और L2 का और कौन ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर है, लेकिन उनके जो दोनों बाइसेक्टर है B1 B2 उनको कंबाइन करेंगे, उनकी जॉइंट इक्वेशन निकालेंगे। वो भी पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगी और उसकी इक्वेशन ये रहेगी। समझ आ गई तुमको? पक्का? कोई टेंशन बाजी नहीं। ये इसके साथ ही ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। कोऑर्डिनेट्स या पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशंस, देखिए टॉपिक का नाम पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशंस। पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशंस यानी पैराबोला अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, या वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax है, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay है। इस केस में कोई भी पॉइंट जो पैराबोला पे लाई कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट लिखा जाता है एटी स्क्वायर कॉमा 280। एटी स्क्वायर कॉमा 280 यहां लिखा जाएगा। ए की जगह माइनस ए आ जाएगा, माइनस एटी स्क्वायर कॉमा 280। और यहां आ जाएगा 280 कॉमा 80 स्क्वायर। और यहां आ जाएगा 280 कॉमा माइनस 80 स्क्वायर। जहां पर p एक पैरामीटर है, p एक पैरामीटर है, इट बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। क्या मतलब है इस बात का, पहले लिखो बता दो।
ये वैसी बात कर रहा हूँ जैसे सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट लाई करना था उसमें पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होता था, स्ट्रेट लाइन में भी पैरामीट्रिक होता था। यहाँ पर वहां पैरामीटर सर्कल में थीटा एक पैरामीटर था, स्ट्रेट लाइन में आर यानी डिस्टेंस ऑन द लाइन एक पैरामीटर था, यहाँ पर टी कोई भी एक पैरामीटर है, यानी टी चेंज करने पर कोऑर्डिनेट चेंज होता रहेगा। पहला पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, उसमें माना तुमने at स्क्वायर को 1/2। अगला a की जगह माइनस से आ गया x के कोऑर्डिनेट, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay में ये और ये आपस में इंटरचेंज हो गए, x बन गया y, y बन गया x, और यहाँ पर ये और ये इंटरचेंज हो गया, x बन गया y, y बन गया x। समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें? 100% ओके, ठीक है। और अगर मैं ये बोलता, मान लीजिए y माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेट अस से 4 टाइम्स ऑफ x माइनस टू, मैं पूछूं इसके ऊपर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिखना है, तो आप क्या करेंगे, इसको लिख देंगे कैपिटल y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स कैपिटल x। वही काम करेंगे, a की वैल्यू तो कितनी आ गई यहाँ 1, 4a इक्वल टू 4, तो a 1 आ गया, तो कैपिटल x is equal to a t square which implies छोटा x is equal to 2 plus t square, capital Y is equal to 2at, 2 into 1 into t, यानी छोटा y is equal to 1 plus 2at। ये आपके पास पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट इस पैराबोला के ऊपर लाइन वाला आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, मैंने आपको सभी पैराबोलास के लिए बात कर ली, ये चारों पैराबोला है। अब इन चारों के कोरस्पॉन्डिंग अगर वर्टेक्स शिफ्टेड पैराबोलास हो जाएंगे तो उन सबके कोऑर्डिनेट क्या क्या आ जाएंगे, ये हमने बात कर ली कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की बदौलत। हाँ बेटा, नो टेंशन। लिखे टॉपिक का नाम, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट रिलेटिव टू द पैराबोला, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट रिलेटिव टू द पैराबोला। मान लीजिए पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ये रहा ग्राफ। इस पॉइंट को, इस रीजन को कहते हैं इंटीरियर रीजन, इसको कहते हैं ऑन द पैराबोला, और इसको कहते हैं आउटसाइड। ठीक है, क्लियर होगी बात? समझ में आ रहा है कि कोई भी पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, मान लीजिए P कोई एक पॉइंट है x1, y1, सही, P पॉइंट है, उसकी पोजीशन जानना चाह रहे हैं, सर्कल में नहीं पढ़ा था हमने, वही बात यहां भी करो। अगर P पॉइंट की पोजीशन जाननी है पैराबोला के रिस्पेक्ट में, आप क्या कहोगे, S1 ग्रेटर देन 0 आउटसाइड, S1 इक्वल टू 0 ऑन, S1 लेस देन 0 इनसाइड। जहां पर S1 का मतलब होता है y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, यानी जो पैराबोला की एक्सप्रेशन है y स्क्वायर माइनस 4ax, उसके अंदर में x की जगह x1 और y की जगह y1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपके पास वो एक S1 वैल्यू आ जाएगी। S1 ग्रेटर देन 0 तो आउटसाइड, S1 इक्वल टू 0 तो ऑन, S1 लेस देन 0 तो इनसाइड का पैराबोला। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें? ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे इसके परफेक्ट है, और इसका अगला टॉपिक समझ में आया? ये करा चुका हूं मैं।
अच्छा, अरे यार बोले नहीं, बहुत बढ़िया। मैंने क्वेश्चन करा दिया इसका, बोलो। लिखो क्वेश्चन, लिखो। बोलना शुरू करो। चेक वेदर द पॉइंट, क्वेश्चन लिखें, चेक वेदर द पॉइंट पी, पी का कोऑर्डिनेट है 4, 3, check whether the point P 4, 3 lies on oblique inside oblique outside, lies on oblique inside oblique outside the parabola y square equal to 4x। ये पॉइंट पैराबोला के अंदर बाहर या ऊपर कहां लाई कर रहा है? तो S1 क्या निकाल दोगे? S1 आ जाएगा कितना? y1 स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स x1। ये वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव। नेगेटिव वाले तो पॉइंट कहां लाई कर रहा है? इनसाइड। खत्म हो गई बात। क्लियर? जो पैराबोला की बात हो रही है उसमें x की जगह x1, y की जगह y1, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने में पॉजिटिव वाली की, नेगेटिव वाली की, जीरो वाली है। और ये मैंने जितना भी रिजल्ट अभी लिखा रहा हूँ, क्या लिखाऊंगा आगे, सारे y स्क्वायर इक्वल टू 4x के बाद करके बात करो। मान लो कल को पैराबोला हो जाता x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो आप चेक करते x1 स्क्वायर माइनस 4ay की वैल्यू। ठीक है ना? यानी जो डिग्री 2 वाला पोर्शन है वो इधर आता, माइनस का डिग्री 1 वाला पोर्शन, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है कि इक्वल टू जीरो आ रही है, उसके हिसाब से आप इनसाइड आउटसाइड या ऑन के ऊपर कमेंट करेंगे। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं? 100% ओके। टॉपिक का नाम लिखो अपना, लाइन एंड अ पैराबोला। लाइन एंड अ पैराबोला, जैसे हमने लाइन एंड अ सर्कल पढ़ा था, ऐसी लाइन एंड अ पैराबोला की बात करते हैं। हमने मान लिया लाइन की इक्वेशन, लेट एल इज वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हमने ये लाइन की इक्वेशन मान ली। और पैराबोला की इक्वेशन मान ली हमने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सही होगी? हमने क्या करा, इस लाइन को और पैराबोला को, होता क्या था सर्कल में भी लाइन और पैराबोला, लाइन सर्कल को या तो दो जगह काटती थी तो सीकेंट होती थी, टच करती थी तो वो टेंजेंट होती थी, ना काटेगी ना टच करेगी तो नीदर सीकेंट नॉट टेंजेंट। सही है ना बात ये? और यहां पर क्या करेंगे भाई, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, वाई, एक्स में क्वाड्रेटिक बना दो या वाई में, देख सकते हो ये वाई में क्वाड्रेटिक बनेगी, मेरे पास एक्स ऑलरेडी लिखी हुई है, एक ही बात है, वहां से पुट कर दे रहे हैं, है ना? वाई में क्वाड्रेटिक बना ले या एक्स में, कैसे? यहाँ से एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर बाय 4 पुट कर दोगे तो वाई में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। यहाँ से वाई की वैल्यू, यानी वाई की जगह पर एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये लिख दोगे तो ये एक वाई में, एक्स में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तुम्हारी इच्छा है, चाहे एक्स में क्वाड्रेटिक बना दो चाहे वाई में क्वाड्रेटिक बना दो, क्योंकि हम दो इक्वेशंस को, एक डिग्री 1 और एक डिग्री 2 को सॉल्व कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। इसको सॉल्व करने के बाद जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते रहो, मेरे पास लिखा पड़ा है वो ये रहा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी एम माइनस 2a इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक बन गई एक्स के अंदर में। क्या ये बात क्लियर होगी? इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। एक्स में जो क्वाड्रेटिक बनेगी, अब यहां से तीन बातें निकल के आएंगी। क्या आएंगी तीन बातें निकल के? या तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो आएगा, या डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आएगा, या डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो आएगा। तीन ही बातें उसकी, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, या फिर इक्वल टू जीरो। अगर ये पैराबोला है, मान लीजिए, ध्यान से समझे, ये पैराबोला है, वो पैराबोला को ये लाइन अगर दो जगह काट रही है तो ये हुआ केस डी ग्रेटर देन जीरो का। दो जगह काट रही है तो अलग अलग दो एक्स की वैल्यू जाएगी, दो अलग अलग वाई की वैल्यू जाएगी, तो यानी रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आ गए, दो जगह काट रही है। डी इक्वल टू जीरो हुआ तो ये लाइन इसको पैराबोला को टच करेगी, यानी वो लाइन एक टेंजेंट की तरह act करेगी। क्या करेगी वो? टेंजेंट की तरह act करेगी। और अगर ना काटा ना टच करा तो वो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो का केस होगा। आई एम श्योर ये कोई नई बात नहीं है, समझ में आ रही है सभी को। डिग्री 2 और डिग्री 1 करके अंदर यही बातें होती है। लाइन अगर दो जगह काट रही है तो डी पॉजिटिव, टच कर रही है तो डी इक्वल टू जीरो, ना काट रही है ना टच कर रही है तो डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो।
तो डाउट को कंफ्यूजन यहाँ तक तो दोबारा पूछेंगे। क्लियर होगी बात? डी पॉजिटिव डी नेगेटिव डी इक्वल टू जीरो, क्लियर है यहाँ तक सभी को? कोई कंफ्यूजन नहीं? मैं आपको लिखाने में डायरेक्टली आंसर भी लिखा सकता था, आंसर नहीं निकाल सकता, आपको प्रूफ समेत बता, ताकि आपको चीजों को कैसे कैरी करते हैं वो समझ में आए प्रॉपरली। क्लियर होगी बात ये? तो डी इक्वल टू जीरो जैसे ही करते हैं, यहां से एक वैल्यू निकल के आती है सी इज इक्वल टू ए बाय एम। सी इज इक्वल टू ए बाय एम, इसको कहते हैं हम लोग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। इसको कहते हैं हम लोग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड एज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यानी कोई एक लाइन पैराबोला को टेंजेंट की तरह करे, सी के ऊपर ये कंडीशन होगी। देयरफॉर y इक्वल टू mx प्लस सी की जगह लिख दो a बाय m। ये क्या बन गई? ये टेंजेंट आ गई। ये क्या है? टेंजेंट टू द पैराबोला। दिस इज टेंजेंट टू द पैराबोला where m is not equal to zero। m कोई भी रियल नंबर है, जीरो को छोड़ करके m is not equal to zero। हाँ भी क्लियर है? डबल लाइन पैराबोला एक पॉइंट पर, पैराबोला का एक पॉइंट पे काटने का मतलब ये है, उसका मतलब टच ही करना हुआ ना। एक पॉइंट पे काटे का मतलब क्या? एक पॉइंट पे टच करे, यानी दोनों पॉइंट सेम होगा तभी होगा, यानी आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब आइडेंटिकल रूट्स हो गए, आइडेंटिकल रूट्स का मतलब डी इक्वल टू जीरो। दोबारा बोलो। अगर ऐसे से कर लो, हाँ तब भी क्या होगा? अच्छा ऐसे बोल रहा है ये, ऐसा केस। हाँ, इसने क्या करा? एक ही जगह पर काटा, है ना, इनका वैलिड पॉइंट है। एक सर आपने ये तो बता दिया, दो जगह पर काट रही है वो तो सीकेंट हो गई सर, एक जगह पर टच कर रही है वो टेंजेंट हो गई सर, एक ही जगह पर ऐसे काट रही है, हाँ हो सकता है। लेकिन सोच के देखो, हम क्या कह रहे हैं, यहां पर ये तभी होगा जब ये लाइन इस पैराबोला को एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, केवल तभी हो सकता है, और तो कोई तरीका नहीं। सोच के देखो अपने, जब पैराबोला ऐसा बना, ये लाइन अगर जरा भी टेढ़ी हुई तो दो जगह काटेगी, काटेगी कि नहीं काटेगी? तो इट हैज टू बी पैरेलल टू एक्सिस। अगर ये लाइन पैरेलल टू एक्सिस है तो चलती जाएगी, कभी काटेगी नहीं और दूसरी जगह पर, पक्की बात है। एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा इसकी?